चलो शस्त्र 20 प्रकार के। अब शस्त्र कह दिया, इसका मतलब इनकी धार तेज। समझ पा रहे बात? अब 20 प्रकार के शस्त्र लिखता है। मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धि पत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरावेतस, आरावेतस पत्र, बडिस, दंत शंकु और एषणी। लिखो, एषणी एक शस्त्र है। एषणी एक शस्त्र है और एषण कर्म, यंत्र कर्म व शस्त्र कर्म दोनों। बात समझ आ रही भाई? एषणी जो है वो तो शस्त्र में है, लेकिन एषण कर्म जो है वो यंत्र कर्म और शस्त्र कर्म दोनों। सुनिएगा, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी क्लास में, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी को पूरा श्लोक याद है या इन पूरे 20 के 20 के नाम याद है, सीक्वेंस बहुत सुंदर है। नहीं है तो कम से कम इतना तो जरूर करें, ये मजबूरी है। सूची तक तो आपको जरूर से जरूर ये श्लोक याद करना, नहीं तो इनके कर्म याद नहीं। कैसे? मैं अगले श्लोक में चलता हूं। मंडलाग्र, करपत्र, छेदन, लेखन। अब ऊपर देखो, मंडलाग्र, करपत्र, तो शुरू के दोनों का कर्म क्या हुआ? छेदन और लेखन। मंडलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन के लिए। फिर वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धा, ये अर्धभार, अर्धधार, ये सब आएंगे छेदन भेदन। अब आपको दिख नहीं रहा हो, मैं वापस लिख रहा हूं। मंडलाग्र, करपत्र, ये दोनों छेदन प्लस लेखन। और आगे जो आपने लाइन याद कर रखी है अर्धधार तक, मतलब वृद्धि पत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, और अर्धधार, ये करेंगे छेदन प्लस भेदन। और ये जो है आपका नेक्स्ट अर्धधार बाद में सूची। इसके तो 3 काम है, 3 शस्त्र कर्म करती है, तो सूची की बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, सूची, कुशपत्र, आटीमुख। मैं सब एक साथ लिख रहा हूं, फिर इनको एक कर दूंगा, आप सीधा लिख सकते हो। फिर शरारी मुख, फिर अंतर्मुख, फिर त्रिकूर्चक। ये सब क्या काम आते हैं? विश्रामण। समझ गए? नेक्स्ट आगे देखो, कुठारी का, कुठारी का, व्रीहि मुख, आरा, वेतस, पत्राणी, व्याधि। तो मैंने आपको क्या करा दिया? मंडलाग्र, करपत्र, छेदन लेखन, वृद्धि पत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल, अर्धधार, छेदन भेदन। ठीक, फिर साथ नीचे क्या लिखा है? फिर क्या लिख रहा है आगे? कहां गया? बहुत बड़ा कर दिया।
फिर कहाँ गया आगे वाला, ये सूची, कुशपत्र, आटिमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक। तो यहां देखो इनको, ये सूची, कुशपत्र, आटिमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, ये विश्रावण। और कुठारी का व्रीहिमुख, आरा, वेतस्पत्र, वेदन। अब ऐसा याद कर सकते हो कि सारे मुख विश्रावण करते हैं, सारे मुख विश्रावण करते हैं, लेकिन व्रीहि मुख वेदन करता है। और मैंने पढ़ाया था, शायद आपको याद हो तो, उदर रोगों के अंदर पंचर करते थे, टैपिंग करते थे, तो व्रीहि मुख काम आ रहा था। तो सभी मुख विश्रावण करते हैं, लेकिन व्रीहि मुख वेदन करता है। वैसे व्रीहि वैसे वेदन। बाकी जितने मुख आए ना, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, ये तीनों क्या है, विश्रावण। नेक्स्ट, इस वेदन वाले में लास्ट में सुई को और शामिल किया, और निश्चित रूप से सूची भी काम आती है वेदन में। आप जो नीडल है उससे भी तो टैपिंग कर सकते हो। बडिस, दंत संकुच, आहरण, बीच वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। बडिस और दंत शंकु क्या कार्य करते हैं शस्त्रों में? आहरण, आहरण का मतलब किसी को निकालने के लिए, पकड़, जैसे दांत निकालने, कोई रोगी है उसका दांत जो हटाना है, खराब हो गया, तो ये आहरण है। एषणी, एषण और अनुलोमन के लिए, प्रॉबिंग के लिए और रास्ते क्लियर करने के लिए। सूची फिर से सीवन के लिए। अब सूची के 3 काम हो गए। सूची मतलब सुई, नीडल। क्या क्या काम हुआ? पहले देखो सूची कहां पड़ी है, विश्रावण, जो रूटीन लाइन में साथ में सम्मिलित हुई है, सूची, कुशपत्र, आटिमुख। फिर सूची आ गई आपकी वेदन में, लास्ट में ये सूची च। और फिर आपका सूची काम आया सीवन। तो सूची जो है वो 3 तरह के शस्त्र कर्म करती है। क्या क्या? विश्रावण, वेदन और सीवन। इति अष्टविधे कर्माणि उपयोगे शस्त्राणाम व्याख्या। नेक्स्ट, किस शस्त्र को कहां से पकड़े? लिखो, एक आर को मूल से पकड़ो। ट्रिक है, एक आर को मूल से पकड़ो। क्या है देखिए, लिखता है आरा, करपत्र, एषणी, मूली, एषणी, करपत्र, आरा। इनको कहां से पकड़ते हैं? मूल से। एक तो ये याद रखना। शेष जो बच गए उन्होंने बोल रहा है यथा योग्य ग्रहण, मतलब ऊपर वालों के अलावा जो कुछ। आगे लिखता है, वृद्धि पत्रम व्रंत फल साधारणे भागे गृह्यात् वेदन्याद न एवं सर्वा, वेदन्याद एवं सर्वा। वृद्धि पत्र को व्रंत फल से पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर वेदनार्थ उपयोग कर रहे हैं तो उसको कहीं से भी पकड़ सकते। वर्दी पत्र और मंडलागर को किंचित उत्तानेन पाणिना, हाथ से थोड़ा सा ऊपर उठा के पकड़ना। विश्रावण के लिए जितने भी शस्त्र काम मिले उनको व्रंत से ही पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट, त्रिकूर्चक शस्त्र की बात कर रहे हैं। ये विश्रावण में उपयोगी, लेकिन किसके विश्रावण में? बालक, वृद्ध, सुकुमार, भीरु, नारी, राज्ञ, राजपुत्राच। क्योंकि ये विश्रावण में पेन कम करवाता है। त्रिकूर्चक जो है, नोट डाल के लिख देना, त्रिकूर्चक से विश्रावण बालक, वृद्ध, शिशु, नारी, सुकुमार, राजा व राजपुत्र इत्यादि। त्रिकूर्चक से विश्रावण बालक, वृद्ध, सुकुमार, भीरु, राजा, राजपुत्र इत्यादि में विश्राम। ठीक है।
नेक्स्ट, राजा सुकुमार ही होता है, क्या बात करते हैं। अंबानी जी है, अंबानी का लड़का है, सुकुमार नहीं, मोदी जी सुकुमार नहीं है। सबसे ज्यादा सुविधाएं किसको होती, राजाओं। पुराने जमाने में एसी नहीं होते तो पंखे जलने के लिए किसके पास आदमी और औरतें खड़े रहते थे, राजाओं के। बाकी सब पैदल चलते थे, राजा किस पे चलते थे, हाथी पे, घोड़े पे, बैलगाड़ी पे, रथ पे। राजा सुकुमार ही होता है। दूसरा ये होता है ना, राजा को कम से कम कष्ट पहुंचाना, थोड़ी तकलीफ मतलब कम देता है, त्रिकूर्चक। युद्ध कौशल एक अलग चीज है, वो तो आर्ट है, समझ रहे हो। बालक वृद्ध सुकुमार भीरु राज्ञ राजपुत्र में त्रिकूर्चक। चलिए नेक्स्ट, ये याद करने सारे जो भी पढ़े ना। नेक्स्ट, शस्त्रों के प्रमाण। शस्त्र की लंबाई क्या, देखो मंडलाग्र शस्त्र 6 अंगुल का, नकेशनी 8 अंगुल के, मुद्रिका प्रदेशनी अग्र पर्वणी, मुद्रिका वैसे भी अंगूठी कहते हैं, प्रदेशनी, ठीक है, इस अंगुली के आगे वाले पर्व जितने ये मोटा है। शरारी मुख 10 अंगुल, ऐसे याद करना, शारीरिक स्थान में 10 चैप्टर है सुश्रुत में, और शरारी मुख का प्रमाण भी 10 अंगुल, बाकी जो बच गए वो सारी 6 अंगुल। तो भली इसको मत याद करो तुम, अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो। तुमको जो नहीं पता, जो नहीं याद, वो सब 6 अंगुली तो है। अब यहां से चालू करते हैं। नक्षस्त्र एशन्यो, नक्षस्त्र एशन्यो अष्ट अंगुले, सूची वक्षंती, सुई के बारे में बताएंगे, सुई की लंबाई क्या होती है। लेकिन जो मुद्रिका है वो प्रदेश, तो मुद्रिका वैसे अंगूठी को बोलते हैं, प्रदेश के अग्र पर्वत 10 अंगुल, सरारी मुख, शारीरिक स्थान अध्याय 10, सरारी मुख 10, शेषाणी तू 6 अंगुल, बाकी सब 6 अंगुल। पूछ ले उसका मंडला तो शेष में आ जाएगा, शेष सब क्या है, 6 अंगुल। नेक्स्ट, शस्त्र के गुण या शस्त्र संपत्ति कितने होते हैं, 6। सुग्राही, सुलोह, सुधाराणी, धार अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे। तो सुधाराणी ये शस्त्र का गुण है, और खर्ष लक्षणानी ये यंत्र का गुण है। सुरूपाणी, सुसमाहित मुखाग्राणी, अकरालानी, इधर देखो, जैसे मैं तुमसे बात करूं तो तुमने ये चीज जरूर देखी होगी, आ जाएगी लाइट, चिंता मत करो, तुम्हारा बंद नहीं होगा। तुमने एक चीज जरूर देखी होगी कि 2 तरह के चाकू आते हैं। एक जो चाकू आता है वो आता है एकदम शार्प धार वाला, और एक चाकू ऐसा आता है जिसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से बने होते हैं ना दांत से, बात समझ रहे हो। तो जो छोटे दांत वाला है वो कौन, मतलब वो कराल युक्त हो गया। कराल जो है वो दांत से संबंधित, कराल दांत को कहते हैं, और कराल एक दंत रोग भी। तो कराल युक्त का मतलब है कि शार्प धार वाला होना चाहिए, जो ताले वगैरह काटने को आता है ना, छोटे छोटे जैसे जिसमें बर्ड्स बने हुए होते हैं, टूथ लाइक, वो जिसमें, तो जिसके अंदर ऐसा हो वो अच्छा शस्त्र नहीं है। अब जिसमें दांत दांत होंगे वो धार युक्त होगा ही नहीं ना, तो अधार हो जाएगा वो। अब यहां पर भी एक चीज है, क्या कहता है सुनिएगा, कि भाई सभी शस्त्र जो है वो अकराल होने चाहिए, सभी शस्त्र अकराल। नीचे कुछ और लिखेगा। अब एक शस्त्र है जिसका काम आता है अस्थि छेदन, तो जो अस्थि छेदनार्थ उपयोगी वाला अपवाद स्वरूप कराल युक्त शस्त्र,
बाकी सभी शस्त्रों में क्या होता है का गुण है क्या, अकराल। अब इधर देखो, मान लो कि ये चाकू है, ठीक है, और ये, तो ये जो पोर्शन है ना इसका, ये जितना शार्प होगा उतना ही ये चाकू क्या होगा, धारदार होगा। ये जो पोर्शन मैंने मिटाया ये इसकी धार है, ये जितना शार्प होगा उतना ही क्या माना जाएगा कि इसकी धार अच्छी है, सही है, ये वाला पोर्शन। लेकिन ये शस्त्र गुण हो गया, ये अकराल युक्त है। अब एक चाकू और आता है, जिसमें से दांत से होता है। इस चाकू से बौन नहीं काटी जा सकती, कोई भी हार्ड चीज है वो नहीं काटी, जिसकी धार मुड़ जाएगी। बॉन कटर में ये वाली धार चाहिए, इसको बोलते हैं कराल युक्त धार। समझ पा रहे हैं? तो ये ओनली किसमें, अस्थि छेदनार्थ उपयोगी है, जो बॉन कटर है उसमें। तो वो नीचे आएगी लाइन। तो अभी मैं खाली आपको ये बता रहा हूं कि इनकी जो धार है वो अकराल युक्त होनी चाहिए, मतलब एकदम शार्प होनी चाहिए, ब्लेड जैसे शस्त्र। ठीक। नेक्स्ट, शस्त्र दोष। वक्र मतलब मुड़ा हुआ, मतलब शस्त्र खुद बीच में से टेढ़ा है। कुंड, और चल जा मेरे भाई, कुंड का मतलब होता है जिसकी धार जो है वो खत्म हो चुकी है। खंड मतलब धार बीच में से टूटी हुई है, जैसे बाकी सब तो ब्लेड जैसा है, फिर ये ऐसे टूट के और ऐसे चाकू है, ऐसे। फिर आगे लिखता है खर धारक। खर धारक मतलब वही लगभग कुंड जैसे। अति स्थूलम, अति तुच्छम, अति दीर्घम, अति हर्षम इति अस्तौ शस्त्र दोष। ये शस्त्र के 8 दोष। ये एक लिखा है अन्यत्र कर पत्रात् तदी खर धारम अस्थि छेदनार्थ। करपत्र जो है उसमें खर धार ही चाहिए, मतलब टूथ चाहिए धार के अंदर, उसके अंदर शार्प धार नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसमें उपयोगी आता है, उपयोग होता है अस्थि छेदन। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई बाबू, जल्दी बता। अस्थि छेदनार्थ करपत्र खरधार होता है, लेकिन खरधार यंत्रों का दोष होता है। अब दो सेंटेंस है ही अलग, दोनों ही सत्य है। खरधार होना शस्त्र दोष है, गलती से यंत्र निकल गया तो पता नहीं। खरधार होना शस्त्र दोष है, और अस्थि छेदनार्थ जो है आपका, ये अस्थि छेदनार्थ जो शस्त्र काम में आता है वो खरदार होता है तो चलता है, मतलब वो खरदार ही चाहिए। दोनों ही सत्य, ये बात ठीक से समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। शस्त्र की जो धार है उसका मेजरमेंट 4 तरह से किया जाता है। मसूर जितनी, आधे मसूर जितनी, बाल जितनी, और आधे बाल जितनी, अर्धकेश। इधर देखो, मसूर, अर्ध मसूर, मसूर की दाल की बात करना, केश और अर्धकेश। ये धार की लंबाई, वो मतलब पैमाना है जो उसकी शार्पनेस है, उसका मेजरमेंट के लिए 4 चीजों से सामंजस्य बिठा रखी है। भेदन के लिए मसूर वाली, लेखन के लिए, वेदन के लिए केश, और छेदन के लिए, ट्रिक से याद करें तो भेले बेचे, बेचेगा। ठीक। अब ढेले बेचे क्या है, इधर देखते हैं। लिखता है धार भेदना नाम मासूरी। आपको कहीं चीरा लगाना है, भेदन करना है किसी एब्सेस का,
तो बहुत ज्यादा शार्प की आवश्यकता नहीं, जो सबसे कम शार्प तो है लेकिन सबसे कम शार्पनेस का है वो चल जाए। जैसे चाकू की और ब्लेड की शार्पनेस में फर्क होता है। फिर लिखता है लेखना नाम अर्धमासूर, लेखन करना है तो आपको थोड़ी और शार्प चाहिए, आधे मसूर की जितनी, जितनी साइज छोटी उतनी शार्पनेस ज्यादा। वेदना नाम विश्रावणा नाम च केश, वेदन विश्रावण कुछ भी करना हो केश, और छेदनार्थ सबसे ज्यादा शार्प, छेदना मतलब शरीर किसी अंग को काट के निकालना, तो उसके लिए आपको कौन सी चाहिए, अर्धकेश। अरे बात समझ में आई? और जो भेले बेचे नहीं याद करेगा वो भेले बेचेगा, क्योंकि पीजी में होना नहीं है, और अगर फाइनल में है तो फाइनल में पास होना मुश्किल। तो वेदन लेखन, वेदन के साथ ही विश्रावण वह बस, और 6 से छेदन, ऊपर से होना सबसे बड़ा मसूर, फिर आधा मसूर, फिर बाल, फिर आधा बाल, फिर वेदन लेखन वेदन विश्रावण छेदन, ऐसे याद हो जाएगा। अरे जल्दी बोलो भाई, अरे याद होगा कि नहीं, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोल जाओ, तुम बोलोगे तो ही आगे बढ़ो। अरे बोलो, अरे बोल जा बाबू, ऐसे नहीं करते बच्चा, जल्दी बोल। अरे पल्ले पड़ गई ना बात भाई, एब्सेस के अंदर पस है, ऊपर की स्किन तो वैसे ही फटने वाली है, तो सबसे कम शार्प वाली चलेगी, समझ रहे हो। वेदन, फिर लेखन में अर्धमासुरी, फिर वेदन विश्राम में केशिकी, और फिर छेदन में अर्धकेशी। ठीक है, आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखता है कि बडिश और दंत शंकु जो होते हैं ना वो आगे से थोड़े से मुड़े होते हैं, वैसे जनरल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, फिर लिखता है कि ये जो एशनी है ये 3 प्रकार की होती है, लिख दो एशनी के भेद, चरक बराबर 2, सुषुप्त बराबर 3। एशनी के भेद चरक बराबर 2, सुषुप्त बराबर 3। ये तुम्हारी भेले ब्रिज। सालों कितने आलसी हो तुम, जो मैंने लिख रखा है उसके भी स्क्रीनशॉट लेते हो, नाम आता है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट से अच्छा तो पढ़ते पढ़ते साथ में लिख ही लो ना किताब पे। अलसा जाते हैं, अलसा जाते हैं, अलसाए हुए। चलो बाबू ठीक, अब तुम्हारी एशनी जो है उसके 3 प्रकार ये रहे, तीक्ष्ण कंटक, प्रथम यव पत्र मुख, और गंडूपद आकार मुखी। प्रथम अगर नहीं भी याद रखो तो तीक्ष्ण कंटक, यव पत्र मुखी और गंडूपद आकृति, ये 3 प्रकार की एशनी सुश्रुत, और चरक की 2 थी, मृदु और कठिन। आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट, 3 प्रकार की पायना, लिखो पायना के भेद बराबर 3, शार, उदक और तेल। पायना क्या होता है सुनना, मान लीजिए कि ये चाकू है या ब्लेड है जो शस्त्र कर्म में काम आने वाला कोई शस्त्र है। अब ये अगर इसको लंबे समय तक अपन यूज करेंगे तो इसकी धार कम होती जाएगी, इसकी धार को बढ़ाने के लिए इसको एक पत्थर के ऊपर घिसते हैं, शिला के ऊपर, तो शिला और इस शस्त्र के मध्य कोई ना कोई लिक्विड यूज होता है, नहीं तो इसकी धार खराब हो जाए। अब जितना लिक्विड स्निग्ध होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा पत्थर और इस शस्त्र के बीच, और जितना फ्रिक्शन कम होगा धार उतनी ही कम शार्प होगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो इसकी धार घिसेगी, जितना नीचे से घिसेगी उसमें शस्त्र की जो धार वाला एरिया वो तो छोटा होगा लेकिन धार शार्प होती जाएगी। बात समझ पा रहे हो। तो यहां जो लिक्विड है वो मैटर करेगा, यहां जितना ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष द्रव्य होगा उतना ही इसकी घिसाई ज्यादा होगी, उतनी धार तेज होगी। समझ गए। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहां 3 चीजें हैं, एक तो पानी है जो न रुक्ष है न स्निग्ध है, ये उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष है, ये ज्यादा इरोजन करेगा क्षार, और ये तेल है
ये फ्रिक्शन को कम कराएगा, मतलब ये स्निग्ध, और ये तो जीरो है, वो स्निग्ध और रुक्ष के बीच का है। अब अगर इस शस्त्र को पत्थर की शिला पे घिसते टाइम क्षार घोल के डाल दिया जाए तो ये धार तेज होगी या मतलब सबसे ज्यादा तेज होगी या मीडियम होगी या सबसे कम तेज? बोलो। हाँ जी बॉस, मैं आया बॉस है ना। अगर ये जो धार है, ये मतलब ये जो द्रव्य है ये क्षार होता है, तो ये धार तेज होगी कि एवरेज होगी कि कम होगी? मतलब तीन कैटेगरी में अगर बांटे, प्रवर जब से तीक्ष्ण धार वाला, मध्यम धार वाला और हीन धार वाला, तो कैसा होगा? अरे बोलो, सोचो तो सही, थोड़ा सा सोचो जरा, आंसर करना मैं आ रहा हूं। क्षार अगर ऐसा हो तो मतलब यहाँ क्षार अगर ऐसे लिक्विड यूज करे उसको धार देने में घिसने के लिए, अगर इसमें क्षार अगर होगा तो रुक्षता की वजह से फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन की वजह से धार होगी तेज, तीक्ष्ण धार वाला होगा ये। अब तीक्ष्ण धार वाला होगा तो वो क्या करेगा? हार्ड चीजों को काटने में काम आएगा, मतलब वो जो ज्यादा सॉलिड चीजें होगी उनमें इस धार का काम मिलेगा। दूसरे नंबर पे पानी वाला एवरेज होगा, मतलब जो ज्यादा हार्ड नहीं है उनको काटने। और तीसरे नंबर पे कौन? तेल, तो उसमें लेस फ्रिक्शन, लेस शार्पनेस, इसका मतलब एक्सट्रीम सॉफ्ट चीजों में को काटने के लिए काम आएगी धार। लिखता है क्षार वाली जो है वो सर शल्य अस्थि क्षेत्र में, अंदर तीर घुस गया, बाण, हड्डी काटनी है, तो इन सब में मतलब सबसे ज्यादा हार्ड वालों में किसकी पायना काम आएगी? क्षार की। उदक बराबर मास छेदन भेद, इसको उमा याद कर लो। उदक बराबर मास। अब मास ने तो अस्थि जितना हार्ड है, न चमड़ी जितना सॉफ्ट है, तो बीच का है, तो उदक वाले मास। तेल वाले में सिरा, वेदन, स्नायु, और सिरा और स्नायु कितनी सॉफ्ट होती है? मास से ज्यादा सॉफ्ट है भाई, मास से तो सॉफ्ट है ना। वेसल्स आप हाथ लगाओ तो पिचक जाती है, मसल से तो थोड़ी पिचकती है। जैसे आपको यहाँ वेंस दिख रही हो है ना, या टेंडन दिख रही हो, तो लिगामेंट दिख रहे हो, तो वो ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कंपेयर टू मसल्स, मांस वाले एरिया से। तो तेल पाइप वाली सिरा और स्नायु के वेदन छेदन में उपयोगी, जरूर से याद करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, शस्त्र पायना हेतु जो शिला प्रयोग की जाती है, जैसे मैंने आप बोला ये शस्त्र है, इस शिला के ऊपर अपन इसको धार देंगे कुछ लिक्विड डाल के, तो लिखता है वो कैसी होनी चाहिए? तेषाम निशानार्थम सलक्षण शिला, चिकनी होनी चाहिए शिला, मांस वर्ण की, उड़द वर्ण की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आपने इस शस्त्र को इस निशानार्थ मतलब वही धार देने के लिए इस चिकनी शिला पे घिस दिया जो उड़द के कलर की। अब अगर आप इस शस्त्र को यूं ही रख दिया तो 2 दिन में इसकी धार का नीचे का वापस एरिया में ऑक्सीडेशन होके और वो धार खराब हो जाएगी। तो इस धार को बनाए, जैसे ब्लेड होती है, तो ब्लेड आप देखना एक दूसरे बाहर कवर होता है, एक उसके अंदर भी वो किसी में लिपटी होती है, मतलब पेपर के अंदर, क्यों? नहीं तो ऑक्सीडेशन हो जाए। तो एयर टाइट करने के लिए डबल कोटिंग होती है पेपर की ब्लेड में, उसको धार संस्थापना बोलते हैं कि धार बनी रहे। तो धार बनी रहे इसलिए शस्त्रों को धार देने के बाद में शालमली फलक में लपेट के रखना चाहिए। शालमली फलक के अंदर क्या होगा? गोंद, तो जो पानी या मॉइस्चर बाहर होगा वो धार के डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा नहीं। ये जो शालमली फलक है इसमें लेमिनेशन की तरह काम करेगा। और जब आपको यूज लेना हो शालमली फलक जो है उसको हटा लो। शालमली का जो आपने काम में लिया उस पौधे का भाई वल्कल या जो फलक वाला पार्ट, पत्थर के संदर्भ में भी कह सकता है, कुल मिलाकर उसमें निर्यात वाला प्लांट है शालमली। तो धार संस्थापना तो उपयोगी है शालमली फलक। और धार में पायना मतलब इसको शस्त्र में पायना हेतु
जो शिला होती है वो कैसी होती है, सलक्षण और मास वर्ण। और पायने कितनी होती है, 3, क्षार, उदक और तेल। क्षार सर अस्थि शल्य, और उदक मास, और तेल शिरा वेदन स्नायु छेदन के। नेक्स्ट विमर्श में चलते हैं। वाग्भट ने इसका एक तोड़ निकाला। उसने कहा भाई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट केस, मतलब जो सर्जन का थैला होता है वो होना चाहिए। और उसने बिल्कुल बताया, उसने कहा स्यात् नव अंगुल विस्तार सुघनो द्वादश अंगुलम। लिखो शस्त्र कोश बराबर वाग्भट की देन। किसकी देन है, वाग्भट। क्या है, 9 इंटू 12 अंगुल, ये इसका परिमाण है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ दिया। मोटे कपड़े का होना चाहिए, नहीं तो ब्लेड कट के बाहर आ जाए, पता चले सर्जन से टांग के चल रहा है और उसी कट लग गया। इसके अंदर अलग अलग तरह के पत्र चर्म इत्यादि में लपेट के और इनको रखना चाहिए। किसको, शस्त्र। नेक्स्ट अणुशस्त्र। अणुशस्त्र देखो, त्वक सार स्फटिक कांच कुरुविद, जलों का अग्निसार, नख गोजी शेफालिका, शाक पत्र करीर, बा अंगुली। तो लिखो अणुशस्त्र बराबर 14। त्वक सार स्फटिक कांच, ये इसमें गड़बड़ हो गया, इसमें त्वक सार स्फटिक कांच कुरुविद, जलों का अग्निसार में मार्क करना जरूर से। नख गोजी शेफालिका, शाक पत्र करीर, बाल अंगुली। और ये 3 प्रकार की पाए ना, क्षार तेल उदक। क्षार सर शल्य अस्थि छेदना, उदक मांस, और तेल पायना शिरा वेदन स्नायु। अष्टांग संग्रह ने 3 अणुशस्त्र अधिक बताए। वो उपयंत्र थे आपका भय, ये अणुशस्त्र है 1 2 3, ये इसने एक्स्ट्रा। एक इसने बताया सूर्यकांत। सूर्यकांत का उपयोग त्वगदाह के लिए, समुद्र फेन का लेखन के लिए, और एक शुष्क गोमूत्र बताया। पढ़े। अब ये अणुशस्त्र हो गए आपके 14। फर्स्ट आंसर 14 ही करना, 14 ऑप्शन नहीं हो तो फिर आगे की बात सोचो। चलिए अणुशस्त्रों के कर्म पढ़ते हैं। लिखता है छेदन भेदन के लिए त्वक सार आदि वर्ग। पहली बात तो ये परिभाषा की, किसके लिए, शिशु नाम शस्त्र भीरु नाम शस्त्र अभावे च युज्य। शिशु हो, छोटा बच्चा हो, शस्त्र भीरु शस्त्रों से डरने वाला, और शस्त्रों का अभाव, तो तीनों ही आंसर सही है। इन तीनों ही स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, अणुशस्त्रों का। त्वकसार आदि चतुष्वर्ग का प्रयोग छेदन भेदन के लिए होता है। ये सीक्वेंस ही चल रहा है शस्त्रों के अंदर। तो स्टार्टिंग वाले दोनों लेखन छेदन कर रहे थे, मंडलाग्र करपत्र। यहाँ स्टार्टिंग के जो 4 का चतुर्वर्ग है वो शुरू के 2 शस्त्र कर्म कर रहा है, छेदन भेदन। फिर लिखा आहार्य छेद्य भेद्य नखम, आहरण छेदन भेदन इनके लिए नख। ठीक। फिर उसके बाद में आगे देखो, विधि पूर्वक प्रयोग करें सार अग्नि जलों का। मुखगत रोगों में और नेत्र वर्तमगत रोगों में किसका प्रयोग करेंगे, गोजी, शेफालिका और शाक पत्र। किस लिए, विश्रावण के लिए, इंपॉर्टेंट है। अणुशस्त्रों का अष्ट शस्त्र कर्म में प्रयोग समझे आप। त्वकसार आदि जो चतुर्विध वर्ग है वो छेदन भेदन, आरण छेदन भेदन ये नाखून करेगा, और मुखगत रोगों में नेत्रगत रोगों में विश्रावण के लिए गोजी शेफाली और शाक पत्र का प्रयोग किया जाएगा। एषणी के अभाव में एषण के लिए बाल अंगुली और अंकुर का प्रयोग होगा। एषणी के अभाव में एषणार्थ उपयोगी है, बाल अंगुली और अंकुर। अब ऊपर वालों को देखो, अंकुर यहां था ही नहीं, अंगुली तक ही था। तो अणुशस्त्र का पहला आंसर या फर्स्ट आंसर आपको हमेशा क्या करना है, 14। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर सेकंड आंसर 15। कब, जब अंकुर को अपन 7। ठीक। चलिए
अब आपकी विमर्श में वो लाइन पड़ी है वाग्भट वाली, सूर्यकांत त्वगदाह के लिए, समुद्र फेन लेखन कर्म के लिए, और शुष्क गोम में इसका कोई कर्म दिया नहीं है। तो ये 3 एक्स्ट्रा अनुशस्त्र बताए, और वो आपका भयांत्र पाक काल भय, वो 4 उपयंत्र एक्स्ट्रा थे। अनुशस्त्र, शस्त्र संख्या 20, अनुशस्त्र 14 या 15, और यंत्र संख्या में 101 प्रकार 6 और उपयंत्र 25 थे। इस तरह से आपका ये अध्याय 8वां शस्त्र वाला पूरा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर से जरूर इसमें कुछ समझ में आया होगा। क्लास की वीडियो यूट्यूब पे डल जाएगी थोड़ी सी देर में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इसको, और ऐप में भी डल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल योग्य, विषय का अनुप्रवेश, अग्निसार, जलों का इत्यादि, बाकी का कल।